गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की दुनिया में अपन कोरोना वायरस की दुनिया में जी रहे हैं और उसी हिसाब से सारे गवर्नमेंट के जो डिसीजन हो रहे हैं या जो अपने जीने की लाइफस्टाइल है सब चेंज हो रही है। उसी चेंज के देखते हुए गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस को देखते हुए पर्टिकुलरली एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर इशू किया था 14 अप्रैल 2020 को। उसी ऑर्डर के रिपरकशन में या उसके इम्प्लीकेशन में अपन कहें कि छोटा सा जो पॉइंट है जीएसटी को जो इम्पैक्ट कर रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट को, उसके लिए वेबिनार हमने रखा है। और ये वेबिनार इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि 15 अप्रैल से पहले मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप अपने एम्प्लॉयज़ का लेते थे, जो ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते थे आप एम्प्लॉयज़ की, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट लेती थी, ऑफिस लेते था, उसका क्रेडिट बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। क्यों अलाउड नहीं था? क्योंकि ना ब्लॉक क्रेडिट में आता था वो। बट चूँकि अब इसको बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो मेडिकल इंश्योरेंस है उसको ऑब्लिगेटरी कर दिया है फॉर द एम्प्लॉयर्स टू टेक, जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट उन सबके लिए ऑब्लिगेटरी कर दिया है। तो अब उसका क्रेडिट किस तरीके से अपन ले सकते हैं या कि 15 अप्रैल के बाद क्या सिचुएशन आ गई है उस क्रेडिट को लेके, वो हमारा एजेंडा है डिस्कशन का आज का। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ना जब अपन ग्रुप मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं और कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं तो अमाउंट जो इन्वॉल्व होता है प्रीमियम का वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उस पर जीएसटी का जो अमाउंट इन्वॉल्व होता है वो बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है। तो इतना बड़ा अमाउंट का क्रेडिट अगर अपने को आगे 15 अप्रैल के बाद मिलने वाला है तो दैट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट मैटर। तो इसीलिए हम इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये छोटा सा प्रेजेंटेशन इस पर्टिकुलर इशू को देखते हुए हमने बनाया है। अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ टैक्स पेड ऑन प्रीमियम फॉर गेटिंग मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्कर्स आफ्टर द ऑर्डर ऑफ एमएचए पोस्ट 15 अप्रैल 2020। मेरे साथ श्री प्रियांश गुप्ता भी हैं। हम इसको प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करने से पहले हम एक सेक्शन 1752B है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं उसको एक बार स्क्रीन पे लेके आता हूँ आपके लिए। Priyanji, if you can read out that section and just explain it. हाँ बिल्कुल। आ, जब जीएसटी एक्ट अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्रेडिट लेने की बात करी जाती है कि क्रेडिट ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा। और उन्हीं में एक सेक्शन 17 है और मोर पर्टिकुलरली कहें सेक्शन 17(5) है जो ब्लॉक क्रेडिट की बात करता है कि किस किस कंडीशन में कहाँ कहाँ क्रेडिट ब्लॉक रहेगा। आज का जो अपना टॉपिक है उससे रेलेवेंट एक इसका सब क्लॉज है 17(5)(2)B। मीन्स 17(5)(2)B में क्या लिखा हुआ है वो अपन देखते हैं। तो सेक्शन 17(5)(2) जो है वो क्या सेक्शन 17(5) जो है वो क्या बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 16 एंड सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18 इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल नॉट बी अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग नेमली। ये बोलता है कि क्रेडिट किस किस के रेस्पेक्ट में नहीं मिलेगा, इनके रेस्पेक्ट में नहीं मिलेगा। अपन पूरा सेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, मैं डायरेक्ट जो रेलेवेंट क्लॉज है क्लॉज बी वहाँ पे जा रहा हूँ। वो बोलता है द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। किस किस की बात कर रहा है, सब क्लॉज देखते हैं। फर्स्ट बोलता है फूड एंड बीवरेजेस, आउटडोर केटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट एंड अदर्स। करते करते ये लास्ट में बोलता है लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, जिस पे अपन बात करना चाह रहे हैं आज, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। अब यहाँ पे इसने बोल दिया कि इसका क्रेडिट ब्लॉक रहेगा। अब अगर अपन इस सब क्लॉज में लास्ट में एक प्रोविजो दे रखा है, ये प्रोविजो आपकी स्क्रीन पर है। वो प्रोविजो क्या बोलता है, प्रोवाइडेड दैट द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ शेल बी अवेलेबल वेयर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू इट्स एम्प्लॉयज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। मतलब ये बोल रहा है कि ऊपर जो अपन ने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की बात करी अमंगस्ट अदर्स, उसमें ये बोलता है कि अगर ये ऑब्लिगेटरी है तो इसका क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा।
तो वही अपना डिस्कशन का पॉइंट है जो कि नवनीत भाई अभी आपको डिटेल में समझाएंगे कि क्या उसके अंदर पॉइंट है। बिफोर गेटिंग इनटू द एमएचए ऑर्डर, एक छोटा सा पॉइंट मैं सेक्शन में हाईलाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्यूचर में हो सकता है कि उस पर भी लिटिगेशन आ जाए। वो ये है कि ना, ये जो प्रोविजो है वो है ना थर्ड सब क्लॉज के बाद में है। और थर्ड सब क्लॉज के बाद में तो ऐसा इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि भैया ना ये थर्ड क्लॉज के ऊपर ही लगता है, मतलब जो ट्रैवल बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयज़ को एक्सटेंड कर रहा हूँ अगर वो ऑब्लिगेटरी होंगे तो ये आपको क्रेडिट मिलेगा। और फर्स्ट और सेकंड सब क्लॉज जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस कवर्ड है, लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड है, उसके लिए प्रोविजो एप्लीकेबल नहीं होगा। हमारे हिसाब से ऐसा एब्सर्ड इंटरप्रिटेशन विल नॉट बी इन द स्पिरिट ऑफ लॉ। अगर आप इस प्रोविजो को आप ध्यान से देखें तो प्रोविजो में गुड्स और सर्विसेज दोनों के रिस्पेक्ट में प्रोविजो का बेनिफिट है, प्रोवाइडेड द इनपुट टैक्स रेट इन रिस्पेक्ट टू गुड्स और सर्विसेज, और बोथ शैल बी अवेलेबल वेर इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड द सेम टू द एम्प्लॉयज। तो इट कवर्स गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। और थर्ड जो आपका क्लॉज है दैट कवर्स ओनली सर्विसेज, बिकॉज ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज इज अ सर्विसेज। तो आई डोंट थिंक प्रोविजो का इंटेंशन ये था, या बनाने का इंटेंशन ये था कि सिर्फ थर्ड सब क्लॉज को कवर करना चाहता था। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सब क्लॉज को कवर करने का इंटेंशन इस प्रोविजो का था। मैं आपको एक और हिंट देता हूँ इसमें। जब इस प्रोविजो को लेके आए और जब इस सेक्शन को इन्होंने अमेंड किया अमेंडमेंट बिल 2018 से, उसके जो नोट उसमें जो नोट डाल रखा था उन्होंने 17 सबसेक्शन 5 के नीचे, उसका जो क्लॉज 9 था बिल का, उसमें लिखा हुआ था क्लॉज 9 में, क्लॉज 9 ऑफ द बिल सीक्स टू अमेंड सेक्शन 17 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट रिलेटिंग टू अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट इन ऑर्डर टू फर्दर एक्सपांड द स्कोप ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो बेसिकली गवर्नमेंट का इंटेंशन जब उन्होंने अमेंड किया 2018 में एक्ट को, और बहुत सारी सर्विसेज को जब उन्होंने स्मूथन किया, रिलीज किया ब्लॉक क्रेडिट में से, तो उन्होंने नोट में उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा कि वो अपना एलिजिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट के स्कोप को बढ़ाना चाहते हैं। तो आई डोंट थिंक कि प्रोविजो का इंटेंशन यहाँ पे सिर्फ थर्ड सब क्लॉज के लिए है। इट कवर्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सब क्लॉज इन इंटायरिटी, एंड इन पर्टिकुलरली जो अपना डिस्कशन है लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को भी कवर करता है। तो जहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस अगर ऑब्लिगेटरी है एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को प्रोवाइड करने के लिए, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ब्लॉक क्रेडिट में से बाहर हो जाएगा और उसका क्रेडिट अलाउ होगा एज पर अंडरस्टैंडिंग। अब आगे इस डिस्कशन को ले जाने से पहले मैं वापस में प्रेजेंटेशन में जाता हूँ। एमएचए ने 14/4/2020 को ऑर्डर पास किया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कंसोलिडेट ऑर्डर पास किया। उसी ऑर्डर का एक पैरा था, पैरा नंबर 21, जहाँ पे उन्होंने लिखा, वो अपने लिए रेलिवेंट है इस डिस्कशन के लिए, पैरा नंबर 21, इसलिए हम उसको वर्बेटिम में पढ़ रहे हैं। ऑल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, वर्क प्लेसेज और ऑफिस एक्सेट्रा, यहाँ पे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, वर्क प्लेसेज, ऑफिस सबको इंक्लूड किया है यहाँ पे उन्होंने, shall put in place arrangements for implementation of SOP as in Annexure 2 before starting their functioning। तो उन्होंने कहा कि जितने भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं, वर्क प्लेसेज हैं और ऑफिसेज हैं, उनको जो SOP दे रखी है Annexure 2 में, उसको अपने काम को स्टार्ट करने से पहले दैट शुड बी इन पुट इन प्लेस। उस SOP का पॉइंट नंबर 5 Annexure 2 का was talking about medical insurance that was required to be taken by the commercial establishments. If I can just read out that para 5 for you. Medical insurance for the workers to be made mandatory was the heading of that para number 5. Medical insurance for the workers दस एंड उसमें जो शुरुआत की 3-4 लाइन है वो भी मैं एक बार रीड आउट करता हूँ। ऑल द इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, वर्क प्लेसेज, ऑफिसेज एक्सेट्रा शैल बी अंडर स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन टू ऑब्टेन मेडिकल इंश्योरेंस फॉर देयर वर्कर्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SOP बिफोर स्टार्टिंग देयर फंक्शनिंग। और उसी की लाइन में उन्होंने IRDAI ने इंस्ट्रक्शन इशू किए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ को, जहाँ पे कहा कि जल्द जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज अपने कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज बनाएं ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए, एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए, ताकि जो डायरेक्शंस हमने इशू किए हैं टू सो एज टू टेक मेडिकल इंश्योरेंस, उसके लिए वो कंप्लाई कर सकें। तो कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस कवर पैकेज इशू करने के लिए उनको बोला है और कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में इशू करने के लिए उनको बोला है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि इस पैरा नंबर 5 की जो हेडिंग है दैट कवर्स ओनली मेडिकल इंश्योरेंस फॉर द वर्कर्स टू बी मेड मैंडेटरी। और एक इस पैरा से एक कंक्लूजन तो निकल जाता है कि ना किसी भी ऑफिस को या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को स्टार्ट करने के करने से पहले दे हैव टू टेक मेडिकल इंश्योरेंस फॉर देयर एम्प्लॉयज़ इन देयर रिस्पेक्टिव वर्क प्लेस, एस्टेब्लिशमेंट और ऑफिसेज।
तो जहाँ जहाँ पे ये ऑब्लिगेटरी हो गया है एम्प्लॉयर के लिए, सो एज टू टेक मेडिकल इंश्योरेंस अंडर द पैरा 5 ऑफ दिस SOP ऑफ Annexure 2 ऑर्डर पास बाय द कंपनीज, तो वहाँ वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस लेना उनके लिए कंपलसरी हो गया। मेडिकल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस वर्ड इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको देखेंगे कि उसका क्या इंपैक्ट होता है। यहाँ पे वर्ड उन्होंने वापस मैं रिपीट करता हूँ, मेडिकल इंश्योरेंस वर्ड यूज़ किया, हेल्थ इंश्योरेंस वर्ड यूज़ नहीं किया जब उन्होंने पैरा 5 में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सो एज टू टेक ऑब्टेन इंश्योरेंस फॉर द कंपनीज टू स्टार्ट देयर वर्क अगेन। 17 सबसेक्शन 5B वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ना मेडिकल इंश्योरेंस पे क्रेडिट तभी मिलता है जब व्हेन इट इज एन ऑब्लिगेटरी फॉर एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड सेम टू द एम्प्लॉयज, तो वी आर नॉट रिपीटिंग इट अगेन। मेडिकल इंश्योरेंस वर्सेज हेल्थ इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस बेसिकली आप बोलें तो है ना, इट कवर्स हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस एंड हेल्थ इंश्योरेंस कवर्स प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस एक्सपेंसेस एज वेल। तो मेडिकल एक्सपेंस हेल्थ इंश्योरेंस इज a broader term as compared to medical insurance. Since MHA has used the word medical insurance only to cover hospitalization charges, and just going by the word that MHA has used right now in spirit, we believe that ना मेडिकल इंश्योरेंस जो कंपनीज लेंगी वो मैंडेटरी होगा इस MHA ऑर्डर के तहत, ना कि हेल्थ इंश्योरेंस और कंपनीज लेती हैं वो इंटायरिटी में मैंडेटरी होगा, क्योंकि it seems that an MHA order wants to cover only medical insurance as if now from the order. There can be other interpretation or there can be other clarification issued by MHA on this, but right now it seems that medical insurance is only covered. Since there is a biasness, we would advise that you must take a letter from the respective insurance company from which you are obtaining an insurance, that the insurance that you have obtained for employees as regards to medical insurance or health insurance for the employees is in conformity with the MHA order issued by Ministry of Home Affairs on 14th of April, directing the companies to take mandatory medical insurance. So this can be a thing that you can do so as to avoid any kind of dispute or future kind of dispute or litigations. तो बेसिकली अगर अपन कंक्लूड करें, अगर अपन MHA ऑर्डर के हिसाब से जो उन्होंने इशू किया, अगर मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं एम्प्लॉयज़ का और 17 सबसेक्शन 5 की जो कंबाइंड रीडिंग करते हैं, तो पोस्ट 14 अप्रैल जो भी आप मेडिकल इंश्योरेंस लोगे एम्प्लॉयज़ के लिए या जो भी इंश्योरेंस आप हेल्थ इंश्योरेंस लोगे इन कन्फर्मिटी विद MHA ऑर्डर, उसके ऊपर जो भी आप प्रीमियम पे आप जो टैक्स पे करोगे, GST पे करोगे, दैट क्रेडिट इज़ अलाउड post 14th of April 2020. And just to highlight the fact, this was not allowed before 14th of April 2020 because it was not mandatory to take a group health insurance or medical insurance under any of the acts before such MHA order. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज इसलिए है कि जो क्रेडिट अभी मिस आउट कर रहे थे अपन, उस क्रेडिट को अपन ले पाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से अभी ये कंपलसरी कर दिया है, तो कोरोना वायरस के जहाँ बहुत सारे ऑब्वियसली रिपरकशंस हैं, वहाँ पे एक छोटा सा GST का ये बेनिफिट मेडिकल इंश्योरेंस के फॉर्म में एम्प्लॉयज़ को मिला है। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, इससे इंकरेजमेंट मिलेगा एम्प्लॉयर्स को टू सर्च फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, और एक पॉजिटिव स्टेप भी है एक तरीके से कि ना एम्प्लॉयज़ के लिए काम करें, उनको एक इंसेंटिव मिल जाएगा सो एज टू गेट द मेडिकली इंश्योर्ड वेल वर्किंग फॉर इन द कंपनी। कुछ 2-3 सिचुएशंस हमने लिस्ट आउट की हैं, वो सिचुएशंस हम जल्दी से ब्रीफ आउट कर देते हैं कि क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं जब आप इसका ITC क्रेडिट की प्लानिंग करेंगे, कवर करेंगे इसको। ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ पे आप अपनी अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवर करते हैं मेडिकल इंश्योरेंस की। ऐसा हो सकता है कि 100 रुपये का अगर सपोज इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो आप ना 40 रुपये में अपने एम्प्लॉय से रिकवर कर रहे हैं और 60 रुपये खुद पे कर रहे हैं। तो हमारे हिसाब से, हमारे ओपिनियन के हिसाब से, चूँकि अमाउंट आपने एम्प्लॉय से रिकवर किया है, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अमाउंट नॉट बीइंग पेड फॉर सच सर्विस, और आपको उतने अमाउंट तक ही क्रेडिट को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए जितना अमाउंट अपने एम्प्लॉयर खुद उस इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम के लिए पे कर रहा है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी चाहिए हमारे हिसाब से, कि जो आप अमाउंट आप रिकवर कर रहे हो एम्प्लॉय से, वो सप्लाई की डेफिनेशन में ना आए, इस तरीके से आपको अपना एग्रीमेंट रिकवरी का ड्राफ्ट करना चाहिए। ठीक है। सेकंड, कई बार जो प्रीमियम अमाउंट अपन लेते हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, उसमें एम्प्लॉयज़ के साथ उनकी फैमिली मेम्बर्स भी कवर्ड होते हैं। ऐसी पॉलिसीज़ आती हैं जहाँ पे उनके फैमिली मेम्बर्स को भी कवरेज दी जाती है। तो अगर प्रीमियम का अमाउंट उसमें फैमिली मेम्बर्स को इंक्लूड करता है, तो आपको उस तरीके उसको बाइफरकेट कराना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ और अपने उनके फैमिली मेम्बर्स के बीच में, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के लिए MHA ने ना कंपलसरी किया है मेडिकल इंश्योरेंस है ना, उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए नहीं किया है।
तो अभी भी उसके लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है एम्प्लॉयर के लिए उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए लेना। तो आई डोंट थिंक दैट विल बी कवर्ड अंडर 17 सबसेक्शन 5(2)(b) प्रोविजो, दैट इज एक्सेप्शन टू दैट ब्लॉक क्रेडिट। उसका क्रेडिट आपको हमारे हिसाब से नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। 2 इश्यूज हमको लगे जो इसको इफेक्ट करेंगे, हमने उसको हाईलाइट किया है। और भी इश्यूज आ सकते हैं, अगर आपको कोई भी और इशू आए तो यू आर फ्री टू कॉन्टेक्ट अस। दिस इज सी नवनीत मंगल एंड सी ए प्रियांश गुप्ता साइनिंग ऑफ। होप दिस प्रेजेंटेशन वॉज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।